नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले से रेवानंद निकू जी जुड़े हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और विगत कई वर्षों से ये संतरे की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम रेवानंद निकुंज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो संतरे की जो खेती है वो किसानों के लिए क्यों फायदेमंद है, किसान इसकी किस तरीके से खेती करेंगे तो इनको ज्यादा पैदावार मिलेगी। साथ ही संतरे में कौन कौन से रोग लगने की संभावना होती है, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी पोषक प्रबंधन इसमें कैसे किया जाता है, और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंडीकरण इसका कैसे करते हैं। तो रेवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, मैं रेवानंद रामकृष्ण निकाजू, ग्राम वाड़ेगांव, तहसील जिला पांढुर्णा, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हम कई वर्षों से संतरे की खेती कर रहे हैं। संतरा, मौसम्बी, पपीता, टमाटर और कपास की खेती करते हैं। इसमें संतरे में मुनाफा ज्यादा है, इसलिए लोग अभी इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, संतरे पे। तो आप जो है लगभग कितने सालों से संतरे की खेती कर रहे हैं अभी? हम मैंने हमारे तीसरी पीढ़ी समझ लीजिए। हम 45 से 50 साल हो गए अभी। जो बगीचे हमारे 50 साल के ऊपर हो गए अभी। जी। अच्छा, और आप जो है खुद आप कृषि क्षेत्र से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं अभी 20 साल से संतरे यानी बगीचे देख रेख कर रहा हूँ अभी, उससे जुड़े हुए। जी। अच्छा, अब आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि संतरे की उन्नत खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी और जलवायु कौन सी होती है? उपयुक्त जलवायु जो विदर्भ के लग के है, तो यहाँ पे विदर्भ में हो जाती है। नागपुर है, अमरावती, अपने एमपी में पांढुर्णा और सौसर में होती है। यहाँ पे छिंदवाड़ा, पहले छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था, अभी सौसर पांढुर्णा में इसकी खेती हो रही है। और उधर मालवा साइड में हो रही है, मध्य और दूसरे साइड एरिया में भी हो रही है संतरे की। तो लगाने के लिए अभी फिलहाल तो एक ही वेरायटी है यहाँ पे, नागपुरी संतरा करके, जो नागपुर में एनआरसीसी करके जो संस्था है उनके द्वारा भी जो पौधे है वो दिए जाते हैं, और प्राइवेट नर्सरी से भी पौधे मिल जाते हैं। जी। तो आपके यहाँ लगभग न्यूनतम तापमान कितना होता है, अधिकतम तापमान कितना होता है? हमारा अधिकतर 45 तक होता है तापमान धूपकाले में। तो उसमें यानी उपयुक्त यानी समय पे मैंने पौधे सिंचाई वगैरह कर दी है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती इस पे। 45 तक होता है हमारे यहाँ। जी। और अगर खेती की बात करें तो इस संतरे की खेती किस माह में होती है? संतरे में दो बार आते हैं, जो दो बार फल आते हैं। एक आते हैं जुलाई में, फूल आते हैं, तो उसको मृग बहार कर कहते हैं। तो जो जुलाई में जो फूल आते हैं वो फरवरी मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। और जो अंबिया बहार करते हैं, जो अभी चालू है फिलहाल, तो उसकी यानी उसको फुल जनवरी के लास्ट में आते हैं या फरवरी में। तो वो यानी एक साल तक चलते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाते हैं, तो दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी तक उसकी आते हैं, तो उसको अंबिया बहार कहते हैं। अच्छा। अच्छा, अभी आप जो संतरे की जो ये खेती कर रहे हैं वो जैविक तरीके जी। से कर रहे हैं या रासायनिक तरीके से कर रहे हैं? दोनों यानी मैंने जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से करते हैं। जैविक भी करते हैं और रासायनिक भी करते हैं। अच्छा, तो आपके पास कितने पशु हैं अभी? पशु हमारे पास 6 पशु है। दो बैल जोड़ी है और गाय है दो। जी। अच्छा, और पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें कब कब खाद या गोबर खाद डालने की जरूरत पड़ती है? हाँ, गोबर खाद उसे 1 एकड़ में कम से कम 2 ट्राली गोबर की खाद डालते हैं। और वो, क्या बोलते, न्यूट्रिशन में ये एनपीके या सुपर फास्फेट पौधे के यानी कैनोपी के हिसाब से ये आधे किलो से 3 किलो तक वर्ष में 2 या 3 बार देते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं 100 से एक पाव 250 ग्राम तक माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं साल में 2 बार। जी। अच्छा,
वैसे संतरे के पौध काफी दूरी दूरी पे लगाए जाते हैं, और जी। जैसे कि बाग आपका दिख भी रहा है। तो आप जो है इसमें जो सिंचाई के लिए कौन सी पद्धति अपना रखे हैं? फ्लडिंग आपका है जो परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं अभी, या ड्रिप इरिगेशन है? वो ड्रिप इरिगेशन से है, मगर अभी जो पहले पानी है हमने वो फ्लड इरिगेशन से दिया है, उसके बाद तो ड्रिप इरिगेशन से देते हैं। वर्ष भर ड्रिप इरिगेशन ही चल रहता है। इसमें तो सिंचाई की ये ड्रिप इरिगेशन सुविधाजनक है, उसमें खरपतवार नहीं होती, मजदूरी नहीं लगती, और पानी की भी बचत हो जाती है। हम फसल में खाद भी समय पे ड्रिप से दे सकते हैं। जी, अभी आपके पास आपके बाग का टोटल रकबा कितना है? हमारे 20 एकड़ में संतरे का बाग है अभी फिलहाल। अ, 1 एकड़ में लगभग कितने प्लांट लग जाते हैं, कितनी दूरी पे लगते वो हैं? 18 बाय 18 पे लगाते हैं ऐसे। सामान्यतः लगाते हैं हमारे यहाँ 18 बाय 18 पे, तो 18 बाय 18 पे 180 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं, और वो 18 बाय 15 पे लगाए तो 155 पौधे आ जाते हैं। नहीं, 200 पौधे आ जाते हैं 18 बाय 15 पे। जी, तो अभी आपके पास टोटल कितने पौधे हैं? टोटल हमारे पास जो अच्छे पौधे हैं वो 3,000 पौधे हैं अभी। जी, अच्छा, एक संतरे का पौधा लगभग कितने साल में प्रौढ़ हो जाता है, यानी मतलब मतलब अधिकतम उससे उपज लगती है मिलने? उपज 4 या 5 साल में वो पौधा मैंने फसल देने लायक हो जाता है। तो जी। उसकी यानी जो उम्र है संतरे की 30-35 साल तक, अच्छी व्यवस्था रही तो 30-35 साल तक चलता है। जो उत्पादन है उसका तो यानी 4-5 साल में अगर शुरुआत कर दी तो समझ लीजिए एक पौधे पे 100 फल आ जाते हैं। 100 से 1,000 तक फल आ जाते हैं उस पे। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेंगी, उसका यानी घेरा बढ़ेगा संतरे का, तो 1,000 तक पौधे पौधे में संतरे आ जाते हैं। जी, अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि संतरे के बाग में कौन से कीट या रोग लगने की संभावना होती है, और उनसे आप बचाव कैसे करते हैं? उसमें सबसे ज्यादा तो फाटक थोड़ा परेशान कर रहा है अभी सभी तरफ। उसमें पौधे सूख जाते हैं, डालियां सूख जाती है, पूरे पौधे ही सूख जाते हैं। और उसके लिए ट्राइकोडर्मा जमीन से देते हैं गोबर की खाद में, समय साल में 1 या 2 बार। और ज्यादा परेशान रहे तो रेडोमिल का स्प्रे करते हैं उस पे, रेडोमिल गोल्ड का फाटक तोरा पे। और डायबैक करके बीमारी आती है उसमें, यानी पूरी टहनियाँ सूख जाती है उसमें। तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करते हैं। और जैसे समय समय पे जैसे इमिडा, क्या बोलते हैं, प्रोफेक्स सुपर, ऐसे जो कीटनाशक है उसका उपयोग करते हैं। और जो अभी फिलहाल अभी सितंबर अक्टूबर में माइट्स का प्रकोप आता है उस पे, तो माइटिसाइड का उपयोग करते हैं उस पे। जी, अच्छा, एक सवाल ये था कि मतलब जो ये नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें माना जाता है कि अगर वाटर लेवल ज्यादा होता है तो भी दिक्कत आती है, तो इसमें मतलब कितना मतलब वाटर लेवल होना चाहिए जहाँ पे इसकी खेती होती है? वाटर से जो भारी जमीन है उसमें हो जाती है संतरे। और हम्म, जैसे वाटर लेवल ज्यादा डीप है तो उसके लिए उस सुटेबल है। और जो ज्यादा पानी है उसमें संतरे यानी नहीं होते। लगभग कितना फीट नीचे पानी होना चाहिए? फिर तो 30 फीट के नीचे ही होना चाहिए उसके लिए। जी, अच्छा, संतरे की पैदावार बढ़ाने के लिए आप कौन से आधुनिक कृषि उपकरण या फिर कौन से खाद्य उद्योग को डालते हैं आप? जी, समझा नहीं मैं। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि जाहिर सी बात है, इस समय देखेंगे कि फार्म मैकेनाइजेशन काफी हो गया है, कृषि में जी। मशीनीकरण। तो जी। आप जो है अभी अपने बाग में अधिकतम उपज लेने के लिए कौन से मशीनों का इस्तेमाल करते हैं? उपयोग है, पहले तो ड्रिप इरिगेशन है हमारे पास जी। उपयोग के लिए। और जैसे संसाधन में जो क्या बोलते हैं, वो ट्रैक्टर से ही करते हैं, जो जुताई है हल्की जुताई करते हैं रोटावेटर से ओके। उसमें। तो 1-2 बार करने से हो जाते हैं अभी। जीरो मेंटेनेंस पे अभी चालू है लोगों का, जिसमें खरपतवार के लिए ग्लाइफोसेट का उपयोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हम्म,
तो बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि रोटावेटर इस्तेमाल करने में फार्म पे क्या होता है कि 5 इंच के बाद से एक लेयर बन जाता है। उसके बाद उससे क्या होता है कि मिट्टी में जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है। थोड़ा हल्की सी भी बारिश होती है तब भी पानी लगने लगता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है ना, सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे रोटावेटर से कुछ यानी समय इसके बाद गहराई के बाद जमीन कड़क कड़क हो जाती है। तो जैसे शुरुआत में तो करना ही पड़ेगा, जो है वो अभी कम हो रहा है, अभी रोटावेटर का भी उपयोग कम हो रहा है। तो उसके लिए लोग ग्लाइफोसेट ज्यादा उपयोग कर रहे हैं उस पे, ताकि खरपतवार खत्म हो जाए। खरपतवार खत्म करने के लिए। अच्छा, इसमें रख रखाव के लिए क्या आपको मजदूरों की रखने की जरूरत पड़ती है या फिर खुद रख लेते हैं आप? नहीं, मजदूरों की जरूरत पड़ती है ना, इतने सारे पौधे में व्यवस्था। मजदूर यानी जो टहनियाँ, सूखी टहनियाँ है, उनको काटने के लिए मजदूर लगते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए मजदूर लगते हैं। खाद ड्रिप से दिए तो ठीक, अगर ऐसे दिए तो उसके लिए भी मजदूर लगते हैं। अच्छा, संतरे की तुड़ाई करने के बाद से आप इनका संग्रहण कैसे करते हैं, फिर इनका मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए आप क्या रणनीति अपनाते हैं? संतरे की मार्केटिंग के लिए वैसे यहाँ पे व्यापारी आ जाते हैं बगीचे पे, तो यही से टूट जाते हैं। अगर नहीं हो पाती व्यवस्था तो फिर हम मार्केट में भी बेचते हैं संतरे। और हमारा अ, संतरा दिल्ली में जाता है, दिल्ली, केरला, बांग्लादेश और नेपाल में जाता है। ठीक। तो ये जो आपका संतरा है, केजी पे जाता है या पेटी पे जाता है? वैसे यहीं पे दिए तो केजी से जाता है, और बाहर भेजे तो पेटी से जाता है। अच्छा। तो आज तक अभी आपने अधिकतम कितने रुपए किलो तक बेचा है? हमने 45 रुपए तक बेचा है। और ये जो केजी और पेटी में कौन सा जो फायदेमंद होता है आपके लिए? फायदेमंद अगर यानी हमने बगीचे से दिए तो केजी से ही पूरा आता है। हम्म, पेटी में फिर वो अपने को पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, पेटी की, गाड़ी लोडिंग की, पहुंचाने की। ठीक। अच्छा, जाहिर सी अभी आपका जो प्रति एकड़ खेती में लागत कितनी आ जाती है लगभग? प्रति एकड़ में 50,000 तक लागत आ जाती है। और शुरुआती दौर में कितनी आती है? शुरुआती यानी स्टार्टिंग यानी बगीचा लगाने की। जी। तो बगीचा लगाने की 40,000 रुपये तक एकड़ में, यानी ड्रिप वगैरह पूरा पकड़ के 40,000 तक आ जाती है एक एकड़ में। सब्सिडी लेने के बाद से? नहीं, सब्सिडी अभी फिलहाल तो मैंने जो लघु सीमांत किसान है उन्हीं के लिए, बड़े किसानों के लिए नहीं है। सब्सिडी मिल जाती है 15,000 तक उनको, रख जी। रखाव 5 साल तक के लिए, और ड्रिप के लिए अलग से मिल जाती है। जी। तो आप, जाहिर सी बात है कि इनपुट और बेनिफिट में बैलेंस बना के रखना जरूरी है। तो आप जो है संतरे खेती में लागत और मुनाफे का संतुलन बनाए रखने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं, कौन से उपाय करते हैं? मैंने मजदूरी का खर्चा ज्यादा है उसमें, मेंटेनेंस का, तो उसमें बचाने की कोशिश करते हैं। मजदूरी के जो भी है, कम से कम मजदूर लगे इस हिसाब से खेती करते हैं। और जो क्या बोलते हैं, कीटनाशक पे, फर्टिलाइजर पे खर्चा होता है, उसको भी कम करने की यानी जो जरूरी है वही करते हैं, उसके बाद कम नहीं करते फिर ज्यादा। अच्छा। तो ये जो आपके जो पीछे जो बाग लगा है, इसमें क्या फल हैं अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी हार्वेस्टिंग हो गई अभी 8 दिन पहले। अच्छा। अ, अच्छा, इसमें हार्वेस्टिंग स्टेप वाइज होता है या एक ही बार में हो जाता है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप से ये फायदा है कि मैंने जो बड़े संतरे वो जो बाद में डैमेज हो सकते हैं वो निकल जाते हैं, उसके पैसे हो जाते हैं। और जो दूसरे संतरे वो भी, उसके भी पैसे हो जाते हैं, साइज बढ़ जाता है उनका। जी। तो जो हाँ, कृषि यहाँ के जो दर्शक हैं उनको एक बार अपना बाग दिखाएंगे आप? जी। और ये साहब, सर के कैमरे पे फोकस कर लो आप।
आप एक ही स्थान पे खड़ा होकर कैमरा घुमा सकते हैं आप। जी जी। तो अभी आपको रिसेंटली मिलियन ऑफ इंडिया अवार्ड में आपको डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, तो वो जी अवार्ड लेकर आपको कैसा लगा? जी। आपका और आपके जो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर। दैनिक जागरण का मैं दिल से कृषि यानी शुक्रिया जागरण, अदा करना कृषि चाहता जागरण सर, हूँ। कृषि हाँ, कृषि जागरण। जागरण का। हम्म। और जो किसानों के लिए आप लोगों ने जो ये किया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया है अवार्ड देने के लिए, यानी प्रोत्साहित होते हैं लोग कुछ नया करने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक। अ, अपने मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निरंतर रूप से कार्यरत है। और इस दौरान कृषि जागरण ने किसान हित में कई सारे बड़े पहल भी किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी जो पहल है मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स, जिसका आयोजन 2023 में भी हुआ था और 2024 में भी हुआ था, जिसमें जी रेवानंद जी को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। इसमें किसान भाइयों को जिले स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। इसमें उन किसान भाइयों को सम्मानित किया जाता है जिनकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी वो एक मिलियनर किसान है। तो जी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी मैं रेवंत जी आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आवेदन करें। जी अन्य जो किसान भाई जो हमें सुन रहे हैं और आपसे जो जुड़े हुए जो किसान भाई हैं, उनसे भी कहें कि आप आवेदन करें। उसके लिए गूगल पे जाके MFOI सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आएगी जो कि 12 भाषाओं में होगी। आप अपने कैटेगरी के अनुसार, यानी आप खेती करते हैं, चाहे गेहूं की, धान की, बागवानी करते हैं, आम की, नींबू की, संतरे की, किसी भी चीज की, लगभग 300 कैटेगरी है। तो उसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। उस IRI मेला मैदान में आपको सम्मानित किया जाएगा, जैसे कि जी रेवानंद जी को इस बार सम्मानित किया गया है। तो रेवानंद जी, आप पिछले इतने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सफलतापूर्वक संतरे की खेती कर रहे हैं। तो जो कृषि जी ज्ञान के जो पाठक हैं और दर्शक हैं, उनको आप अपने अनुभव के आधार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसी का उपयोग करना चाहिए। और जो अतिरिक्त खर्चे फर्टिलाइजर के और जो भी खर्चे आते हैं उसको कम करके अपनी आवक बढ़ानी चाहिए। और संतरे पे अगर दूसरे एरिया में होती नहीं है तो करके देखना चाहिए, नई नई फसलें लगानी चाहिए। लोगों को मालूम पड़ता है। जो बड़े किसान है थोड़ा अपना यानी कर सक जगह जगह खाली है तो नए नए पौधे लगा सकते हैं, हर चीज के लगानी चाहिए। और लोग प्रोत्साहित होते हैं इससे कि नई पौधे लगे हैं, नई फसल आ रही है, और उसको यानी फायदा होता है तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। रामानंद जी, निसंदेह आज आपने काफी लाभकारी जानकारी दी है, और मैं आशा करता हूँ जो भी किसान भाई आपकी चर्चा को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, और ये आशा करता हूँ कि अब आगे भी ऐसी ही कृषि ज्ञान से जुड़े रहेंगे और कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी जो है हमारे पाठकों और दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ सर। कृषि ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद।